अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेसिकली कोई भी आपके पास अगर ग्राफ गिवन है तो किसी भी ग्राफ को अगर आपने कंप्यूटराइज्ड वे में लिखना है या कंप्यूटर में फीड करना है, ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं उनको हम शक्लें बना बना के फीड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे ग्राफ्स को कंप्यूटर में सेव करने का या कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन जो वे है वो एक लिस्ट के ज़रिए किया जाता है या फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये दो वेज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफ की वो कहलाती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। दो तरह से होती है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एक इंसिडेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि पहली चीज़ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि n बाई n इसका ऑर्डर होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ भी n होंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी n होंगे। और ये n क्या है असल में, ये आपके ग्राफ में जितने वर्टिसेस हैं वो बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी ऊपर वाला ग्राफ हमने लिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं, 5। तो इसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा उसके वो 5 बाई 5 का बनेगा क्योंकि इसमें 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब थोड़े से रूल्स हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या रूल्स होंगे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को बनाने के रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपने वर्टिसेस तो ले लिए, लेकिन फिर एजेस का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो एजेस असल में क्या कर रहा होता है कि आपके गिवन मैट्रिक्स को में जो एज है वो एक वन को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी वर्टेक्स में से कितने एजेस निकल रहे हैं वो आपके पास उतने नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, एक एज का मतलब वन, ठीक है, एज रिप्रेजेंट्स वन, ठीक है। और द नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, अगर आपके पास इफ देयर इज नो एज, बिटवीन द वर्टेक्स, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एंट्री होगी मैट्रिक्स के अंदर इट विल बी ज़ीरो, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, ठीक है। अगर आपके पास लूप हो जाती है तो जो लूप है वो डायगोनल एंट्रीज में शो की जाती है। अब आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे हम एक लूप बना देते हैं वन पे, ठीक है। तो इसका मतलब है डायगोनल एंट्री जो 1 1 होगी, A11 वाली, वो आपके पास लूप बनाएगी, ठीक है। अ लूप if there is a loop then it will be represented by 1 in a diagonal entry, ठीक है। if there is a loop on nth vertex then it will be represented by 1 on diagonal entry ANN, ठीक है। अगर nth वर्टेक्स के ऊपर लूप है तो फिर ANN पे, अगर 1 पे है तो A11 वाला नंबर 1 हो जाएगा, अगर 2 पे है तो A22 वाला नंबर 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ गया कि लूप, अगर लूप नहीं है तो फिर डायगोनल एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो लूप then the diagonal entry is 0, ठीक है। So mathematically we will write that the matrix the matrix M will be equal to Aij और Aij का ऑर्डर है n बाई n, और ये किसके बराबर होगा, 1 के। इफ़ i एंड j रो
वेक्टर्स या वर्टेक्स आई एंड वर्टेक्स जे आर एडजेसेंट, ठीक है, एंड ज़ीरो अदरवाइज, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अ ग्राफ G which is equal to which consists of vertices and edges where V is equal to 0, 1, 2 and so on n can be represented using two-dimensional array। अरे का मतलब होता है मैट्रिक्स। टू डायमेंशनल अरे जो होती है वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। कंप्यूटर में इसको अरे बोलते हैं, ठीक है। ऑफ साइज n बाय n, ठीक है, एंड और उसके बाद वेयर द एंट्रीज aij of the matrix are represented as aij is equal to 1 if I and j have edge and 0 if I and j does not have an edge or is not adjacent, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको रिपीट करते हैं कि हमने ऊपर क्या पढ़ा है। हमने कहा है कि नंबर 1, अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर 2, द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ adjacency matrix of a graph is undirected graph is always symmetric। ये हमारी प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों क्यों सिमेट्रिक होता है? क्योंकि अगर आपके पास एक एज है बिटवीन आई एंड जे, देन इट कैन आल्सो बी एन एज बिटवीन जे एंड आई, ठीक है। तो इसलिए सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये खुद अपने बराबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने अनडायरेक्टेड की बात की है। और जो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसमें जो हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होते हैं, ये हमने अनडायरेक्टेड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ adjacency matrix of directed graph is never symmetric, ठीक है। ठीक है, और अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने शुरू में एक एग्जांपल ली हुई है, स्टार्ट में यही लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने 1 2 3 4 एंड 5 बनाया हुआ है। ये अब हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमने एक लूप भी ली थी 1 पे, हम यहाँ पे भी एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि आपके पास क्योंकि 5 वर्टिसेस हैं इसके अंदर, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5 बाई 5 का बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इस साइड पे भी 1 2 3
4 एंड 5। अगर आप अपनी आसानी के लिए इसको टेबल की शक्ल बना दें और उसके बाद मैट्रिक्स लिख लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ताकि मिक्सिंग ना हो जाए इसमें। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल इसको टेबल की फॉर्म बनाते हैं। टेबल की फॉर्म में मैट्रिक्स बना लेंगे और उसके बाद दोबारा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका ग्राफ है गिवन, इसके अंदर 1 और 1 के दरमियान ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब है 1 और 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कब आएगा? जब 1 और 1 के साथ एज होगा। 1 का 1 के साथ एक एज है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 का 2 के साथ एज, फिर 1 का 3 के साथ एज, 1 का 4 के साथ एंड 1 का 5 के साथ। इसी तरह हम 2 के साथ चेक करेंगे एंड फिर सो ऑन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 का 1 के साथ, क्योंकि लूप आ रहा है, जैसे हमने पहले कहा था कि लूप में डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखें लूप 1 पे है तो 1 की ये डायगनल एंट्री है, ये वाली जो पार्ट होता है इसको हम डायगनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डायगनल एंट्री है यहाँ पे 1 हो जाएगी। 2 पे कोई लूप नहीं है तो इसका मतलब है 2 का 2 के साथ कोई एज नहीं है। 3 पे कोई लूप नहीं है तो 3 का 3 के साथ कोई एज नहीं है। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ है तो हमने 1 लिख दिया। अब इसी 1 को हम सबके साथ चेक करते हैं। 1 का 2 के साथ एक एज था तो यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 का 3 के साथ कोई एज नहीं है तो 0। 1 का 4 के साथ कोई एज नहीं है तो सॉरी 4 के साथ एज है तो 1, और 1 का 5 के साथ कोई एज नहीं है तो 0। ठीक है, और सिमिलर जैसे इस साइड को जा रहा है, नेक्स्ट हम 2 पे चेक करते हैं। 2 का 1 के साथ एज मौजूद है तो 1 आ गया। 2 का 2 के साथ कोई एज नहीं है क्योंकि लूप मौजूद नहीं था। 2 का 3 के साथ 2 का 3 के साथ एज है तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 का 4 के साथ एक एज है, 1 आ गया। 2 का 5 के साथ कोई एज नहीं था तो 0। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप बना लें। 2 का हो गया 3, 3 का 1 के साथ कोई एज नहीं है, 0। 3 का 2 के साथ एज मौजूद है तो इसका 1 हो गया। 3 का 3 के साथ यानी डायगोनल एंट्री पे 3 की कोई लूप नहीं है तो 0। 3 का 4 के साथ एक एज है, 5 के साथ भी एज है। ठीक है, लास्ट पे सॉरी सेकंड लास्ट पे 4, 4 का 1 के साथ एज है, 2 के साथ एज है, 3 के साथ एज है और अपने साथ कोई एज नहीं है और 5 के साथ एज है। ठीक है, इसी तरह लास्ट पे जो आपका 5 है उसका 1 के साथ एज नहीं है, 2 के साथ एज नहीं है, 3 के साथ इसका एक एज मौजूद है, एक इसका एज 4 के साथ मौजूद है और कोई यहाँ पे लूप मौजूद नहीं है तो 5 का 5 के साथ कोई एज नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बन रहा है? द मैट्रिक्स ए इज 1 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1 0, फिर 0 1 0 1 1, फिर 1 1 1 0 1 एंड 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आपका ए आ गया। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, आप देखेंगे जो एंट्रीज इस साइड पे आ रही हैं वही एग्जैक्टली एंट्रीज इस साइड पे आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ए, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये खुद अपने बराबर आएगा। ठीक है, 1 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1 0, इसका ट्रांसपोज खुद अपने बराबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 0 1 1 और फिर 1 1 0 1 और फिर 0 1 1 0। ठीक है, और ये ए ही आया एग्जैक्टली। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और वेटेड ग्राफ की भी। पहले हम वेटेड की देखते हैं, यही एग्जांपल जो हमने ली थी इसी पे हम वेट लगा देते हैं। अब वेट का क्या मतलब है कि एज जो है वो किसी न किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो जब एज किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है तो हम फिर वो नंबर लिखते हैं, 1 की जगह पे वो नंबर लिखते हैं जो मौजूद होता है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल, इसकी मिसाल लेते हैं पहले। अभी हमने एक ग्राफ ले लिया है, वही जो हमने पहले लिया था। ठीक है, इसी ग्राफ के अंदर अगर वेट्स डाल दिए जाएं, वेट्स डालने का मतलब है ये जो एजेस लिखे हैं ना, इनका कोई नंबर, अल्फ़ाबेट्स नहीं, नंबर लिखना है हमने। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर रैंडमली, तरतीब से आना भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम लिख देते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये 7 हो गया, इसको हम 11 रख देते हैं, इसको 15 रख देते हैं, ये गिवन होगा आपको। ठीक है, आपने खुद भी नहीं रखना। 4, इसको 3 रख दें, और इसी तरह ये जो लूप है हम इसको 7 हो चुका है, 8 रख देते हैं। ठीक है, अब ये वेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा? अगेन आपने उसी तरह टेबल बनाना है, 1 2 3 4 5, और दूसरी साइड पे 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक है। तो अब आपने टेबल में जब एज आएगा तो आपने उस एज का नंबर लिखना है, जैसे कि 1 के ऊपर लूप है, ठीक है। तो जब 1 पे लूप है तो इसका वेट क्या बनेगा, 8, क्योंकि 8 वाला लूप है, 8 वाला एज है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 पे क्या है, 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान जो एज है उसका नंबर है 4, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 के दरमियान कोई एज नहीं है, 0। 1 और 4 के दरमियान में 3 नंबर का एज है। 1 और 5 के दरमियान में कोई एज नहीं है तो 0। इसी तरह 2 का 1 के साथ, 2 और 1 का एज है 4, और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये भी सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2 का 2 के साथ कोई एज नहीं है, 0, और कोई लूप भी नहीं है, तो हम पहले डायगोनल एंट्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 का 3 के साथ एक एज है, उसका नंबर 1 है। 2 का 4 के साथ एज है, उसका हमने नंबर नहीं डाला था, यहाँ पे हम उसको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 6 दे देते हैं, ठीक है। तो 2 का 4 के साथ जो एज है 2 4 वो 6 हो जाएगा। इसी तरह 2 का 5 के साथ कोई एज नहीं है तो 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 3 का 2 के साथ, तो ये जो आपका 2 वाला बना था यही आपका सिमेट्रिसिटी में जाएगा। 3 का 2 के साथ 1, और इसी तरह 4 का 2 के साथ 6, और फिर यहाँ पे 0, ठीक है। आपकी ये वाली जो रो है ये भी एक जैसी आ गई है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, आएगी एक जैसी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आप वहाँ देखें 3 का 3 के साथ लूप नहीं था, 0 हो गया था। 3 का 4 के साथ एज नंबर 7 था। 3 का 5 के साथ एज 11 नंबर का था, ठीक है। अब लास्ट का आपका 5 और 4, 5 का 4 के साथ कोई एज नहीं है तो 0, ठीक है। तो अब आपका ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेटेड मैट्रिक्स बन गया ए, वो बन गया 8 4 0 3 0 4 0 1 6 0 0 1 0 7 11 3 6 7 0 0, और फिर 0 0 11 0 0, ठीक है। ये आपका वेटेड ग्राफ बन गया है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे मैथमेटिकली, ए आई जे विल बी इक्वल टू m, where m is the number of edges, sorry, m is the representation of edge, representation of where m is weight of edge, ठीक है, and 0 if there is no edge between I and j, ठीक है। ये वाला भी between I and j, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपका मल्टीपल ग्राफ आ जाए, अगर मल्टीपल ग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें मल्टीपल एजेस होते हैं, तो फिर हम यहाँ पे 1 की जगह पे, इस जगह पे 1 की जगह पे हम नंबर ऑफ वर्टिसेस डालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस डाल देते हैं, ठीक है, अगर मल्टीपल एज ग्राफ आ जाता है आपका। और अब हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ का एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमने यही वाला ग्राफ ले लिया, इसके अंदर कुछ डायरेक्शंस डिफाइन कर दिए हमने, ठीक है। तो इसका फिर वही मेथड डायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स निकालने का वही है कि हमने लेना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसको हमने मैट्रिक्स बनाने का तरीका वही है। अब यहाँ पे 1 तब आएगा जब आपका जो वर्टेक्स है वो ग्राफ की दूसरे वर्टेक्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप एक साइड ले लें, कोई सी भी रिप्रेजेंट कर लें साइड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 और 1 के दरमियान एज तब होगा इफ़ इसका 1 का जो एज है वो 1 की तरफ आएगा, तो फिर हम 1 लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले ये 1 और 1, क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी एक लूप से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1 की तरफ एक 1 जा रहा है तो 1 आ गया, ठीक है। 1 का 2 की तरफ एज जा रहा है, 1 आ गया। 1 का 3 की तरफ कोई एज नहीं जा रहा। 1 का 4 की तरफ, इसको हम ऐसे लगा देते हैं,
ठीक है। 1 का 4 की तरफ एज नहीं आ रहा तो 0 हो गया, 1 का 5 की तरफ एज नहीं आ रहा तो 0 हो गया। ठीक है। अब हम 2 पे आते हैं। 2 का 1 की तरफ एज जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 का 2 की तरफ कोई लूप नहीं है, 0। 2 का 3 की तरफ आ रहा है, यानी एरो 3 साइड की तरफ जा रहा है तो जा रहा था। 2 का 4 की तरफ जा रहा है, 2 का 5 की तरफ कोई एज नहीं है, 0। ठीक है। इसके बाद 3 का 1 के साथ एज ही नहीं है। 3 का 2 की साइड की तरफ कोई 2 की तरफ नहीं जा रहा ना, 2 से अवे जा रहा है, इसलिए 3 का 2 की तरफ अगर जाता तो हम लगाते, वरना हमने 0 लगा दिया। ठीक है। 3 का 4 की तरफ, सॉरी 3 का 3 के साथ 0, 3 का 4 की तरफ 1, 3 का 5 की तरफ 0। ठीक है। इसी तरह 4 का 1 वाली साइड पे जा रहा है, 4 का 2 वाली साइड पे नहीं जा रहा, 4 का 3 की तरफ नहीं जा रहा, 4 का 4 की तरफ कोई लूप नहीं है, 4 का 5 की तरफ नहीं जा रहा। फिर इसके बाद 5 का 1 के साथ एज नहीं है, 5 का 2 के साथ एज नहीं है, 5 का 3 की तरफ एज जा रहा है, 5 का 4 की तरफ एज जा रहा है, 5 का 5 के साथ कोई लूप नहीं है। ठीक है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनता है यहाँ से वो इक्वल आता है 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0, फिर 0 0 0 1 0, और फिर 1 0 0 0 0, और फिर 0 0 1 1 0। ठीक है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो इट विल नॉट बी इक्वल टू ए। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन, अब हम एक बड़ा ग्राफ कंसीडर करते हैं। ये जो ग्राफ है आपका, अब इस ग्राफ में देखें, ये एक आपका ग्राफ है। ठीक है। इसको हम जी का नाम दे देते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, ए पे, बी पे, सी पे, कहीं पे लूप कोई नहीं है, तो अगर लूप नहीं है तो ये सारे जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ये 0 हो गई। उसके बाद ए का बी के साथ था, लूप था, हमने ए पे बी पे एज लगा दिया। ए का बी के साथ था, ए का सी के साथ था, फिर ए का डी के साथ था, 1 आ गया। ए का ई के साथ था, 1 आ गया। ए का एफ के साथ कोई एज डायरेक्ट नहीं था, 0 आ गया। ए का जी के साथ कोई एज नहीं था तो फिर 0 आ गया। ठीक है। इसी तरह से ऑन हमने इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ किया। ठीक है। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। ठीक है। ये सेम वही टेबल है जो हमने ऊपर बनाया था, उसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि नंबर ऑफ वॉक्स जो है वो सर्टन लेंथ की, जो नंबर ऑफ वॉक्स हैं वो क्या है। वॉक का क्या मतलब होता है? वॉक का मतलब होता है आप एक, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हो और आपने ई तक आना है, और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने सिर्फ 2 लेंथ लेनी है, यानी सिर्फ 2 एजेस को इस्तेमाल करना है। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? ए से डी पे आ जाएं, डी से ई पे आ जाएं। तो ये हमने एक वॉक की है ए से ई पे यूजिंग 2 वर्टिसेस या 2 लेंथ। ठीक है। 2 एजेस को इस्तेमाल करके। इसी तरह एक और तरीका भी आ सकता है कि आप ए से बी पे आ जाएं और बी से ई पे आ जाएं। ठीक है। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने 4 लेंथ की वॉक करनी है, यानी 4 एजेस को इस्तेमाल करना है, और हम चाहते हैं कि हम ना वॉक ए से लेके ई पे आ जाएं, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए जो आपका गिवन मैट्रिक्स बना था ए, उस गिवन मैट्रिक्स को का कि में आप जितनी लेंथ की वॉक चाह रहे हैं उतनी पावर ले लें। अगर हम ए की 4 लेंथ की वॉक चाह रहे हैं तो फिर हम चाह रहे हैं कि हम क्या लेंगे, ए की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है। तो ये हमने ए की पावर 4 का एक मैट्रिक्स ले लिया। हम चाहते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि ए से लेके ई तक आने में कितना टाइम, कितना फासला, यानी कितने पाथ्स टोटल पॉसिबल हैं। तो ए और ई के दरमियान चाहे यहाँ से देख लें या फिर ई और ए के दरमियान यहाँ से देख लें, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने पॉसिबल हैं? 21। यानी 21 तरीक़ों से आप ए से लेके ई तक आ सकते हैं बाय यूजिंग द लेंथ 4। ठीक है। 4 लेंथ यानी 4 वर्ट एजेस का। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि किस किस तरह हम आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें, हमने 4 एजेस को इस्तेमाल करना है। ठीक है। ए से डी पे आ जाए, या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं, ए से बी पे आ जाए, बी से एफ पे आ जाए, 1 2 एफ से जी पे चले जाएं, सॉरी ये नहीं बनेगी, ए से सी पे, सी से बी पे, और बी से दोबारा ए पे आ जाएं, और ए से ई पे चले जाएं। ठीक है। ये 4 लेंथ की एक वॉक है। ठीक है। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं कि हमने शुरू ए से ही करना है और ख़त्म ई पे करना है। ठीक है। तो इसमें हम एक और देख सकते हैं कि 1 2 3, सॉरी 1 2
ए से लेके सी पे चले जाएं, सी से लेके बी पे चले जाएं, बी से ई पे चले जाएं, ठीक है। हम एक छोटा छोटा नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये 2 पड़ा हुआ है, ये एक छोटा नंबर है, ठीक है। ये जी और एफ़ का की वॉक का है, ये जो 2 है, ठीक है। इसका मतलब है कि जी से लेके एफ़ पे 4 लेंथ की वॉक करके आप कितने तरीक़ों से आ सकते हो। तो यहाँ पे ये हमें मैट्रिक्स बता रहा है सिर्फ 2 ही तरीके हैं, तो हम देख लेते हैं वो 2 तरीके कौन से हैं। जी से एफ़ पे जाना है हमें, ठीक है। तो ये जी है और ये एफ़ है और हमने 2 लेंथ की वॉक करनी है इसमें, ठीक है। तो 2 लेंथ की वॉक सिर्फ ऑफ लेंथ 4, तो अभी इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, हमने जी से शुरू किया, जी से डी पे आए, डी से ए पे आए, ए से बी पे आए और बी से एफ़ पे चले गए। तो ये जी से लेके एफ़ तक टोटल कितने एजेस इस्तेमाल हुए, 1 2 3 और 4। तो ये 4 लेंथ की एक वॉक थी जो हमने जी से एफ़ पे की, ठीक है। अब इसकी एक वॉक और पॉसिबल है। अब आप नेक्स्ट वॉक देखें, ये ए से बी, एफ़ से बी पे गए, बी से ई पे गए, ई से डी पे गए और डी से जी पे आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 हमने 4 एजेस इस्तेमाल किए। इसके अलावा और कोई ऐसा वे नहीं है जिसमें हम जी से एफ़ पे जा सकें बाय इन यूजिंग 4 लेंथ, ठीक है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स है। इंसिडेंस यानी एज के ज़रिए बनाया गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ होती हैं वो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस होते हैं, यानी वो वर्टिसेस में को हम रोज़ में लिखते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं आपके वो आप एजेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वर्टिसेस रोज़ की फॉर्म में, मतलब जो आपकी लेफ़्ट टू राइट रोज़ जा रही होती हैं वो आपके वर्टिसेस होते हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं वो आपके एजेस होते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर हम फिल क्या करते हैं, मैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों का बता देती हूँ कि दिस मैट्रिक्स is filled with either 0 1 और -1, ठीक है। अगर हम डायरेक्टेड मैट्रिक्स इन डायरेक्टेड मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है 0 1 और -1 से फिल किया जाता है, ठीक है। 0 कब फिल किया जाता है कि जब आपके पास देयर इज इफ edge is not connected to कॉलम वर्टेक्स, ठीक है। इसी तरह से 1 कब होगा, जब आपके पास रो एज इज कनेक्टेड टू आउट गोइंग एज, ठीक है। ऑफ कॉलम वर्टेक्स, आउट गोइंग का मतलब है कॉलम उससे एज जो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और -1 होगा जब उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इन गोइंग एज, ठीक है। रो एज इज connected by ingoing edge to column vertex। इसके हम एग्जांपल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है, डायरेक्टेड मैट्रिक्स जिसमें एरोस लगे हुए हैं। तो अब इसमें पहले अब आपको ना, जब आप इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करें, हम इंसिडेंस का नाम ले रहे हैं तो फिर हमें एज भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। आप अपने लिए इन एज को लेबल कर लें, एजेस का नाम रख लें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो आप खुद रखेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल इस वाले एज का नाम रख देते हैं कि ये E1 है। इसी तरह यहाँ पे हम रख लेते हैं कि E6 है, कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। और इसके नीचे हम E7 रख देते हैं, और यहाँ पे हम डी पे एक लूप भी लगा देते हैं, इसको हम E8 का नाम दे देते हैं। उसके बाद आप कह लें कि जो सी से डी पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये E5 है,
हम यहाँ पे रैंडम नेम्स लिख रहे हैं E3 और ए से लेके जो सी पे आ रहा है इसको हम नाम देते हैं E2 का। ठीक है, तो अब हमने जब इसका ग्राफ बनाना है, सॉरी इसका जब हमने मैट्रिक्स बनाना है, तो अब आपने क्या करना है, हमने जो रोज़ हैं रो वाली साइड पे हमने यहाँ वर्टिसेस लेने हैं, मींस ए बी सी डी एंड ई, ये आपने वर्टिसेस रोज़ में ले लिए। ठीक है, अब इसमें एजेस कहाँ तक जा रहे हैं, E1 E2 E3 E4, ये वाला E4 कर देते हैं, E4 E5 E6 E7 एंड E8, टोटल 8 एजेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये आएगा E1, ये हम कॉलम्स में लिख रहे हैं, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 E7 एंड E8। इसको हम टेबल की शक्ल में बना लेंगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि ए जो आपका वर्टेक्स था, ए वर्टेक्स उसके साथ यहाँ पे है E1। ठीक है, क्या ए वर्टेक्स E1 के साथ कनेक्टेड है, और क्या अगर तो ये कनेक्टेड है तो फिर 1 या -1 आएगा, अगर नहीं है तो फिर 0 आएगा। ठीक है, अब अगर ये जो कनेक्टेड है ये आउट गोइंग है, ये इन गोइंग है, यानी ए से अगर बाहर को जा रहा है तो आपने पॉजिटिव नंबर देना है, अगर ए की तरफ आ रहा है तो फिर आपने नेगेटिव देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरो था ए से बाहर जा रहा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आपका ए E2 के साथ बाहर जा रहा था, 1 आ गया। ठीक है, ए E3 के साथ जो है वो ए की तरफ आ रहा था E3, तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह ए E4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, आगे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ए के अंदर से 3 निकल रहे थे, एजेस तीनों लिख दिए हमने, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, E8 तक। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं बी पे। बी का आपका बी सबसे पहले E1 के लिहाज से, बी E1 से एज इसका कनेक्टेड है। ठीक है, यानी E1 और बी आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर ये बाहर की तरफ जा रहा होता तो हम पॉजिटिव देते, या अब अंदर की तरफ आ रहा है तो हमने -1 दिया। ठीक है, अब इसी तरह बी का E2 के साथ देखें, बी और E2 कनेक्टेड नहीं है, 0 हो गया। बी और E3 भी कनेक्टेड नहीं है, 0। पहले हम देख लेते हैं बी किस किस के साथ कनेक्टेड है, उनको लिख लेते हैं। बी E4 के साथ कनेक्टेड है और बी से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव। फिर बी जो है वो E6 के साथ कनेक्टेड है और ये भी बाहर जा रहा है। इसी तरह बी E7 सॉरी बी के जो है वो तीनों पूरे हो गए, बाकी सारे इसके 0। अब हम सी पे आते हैं। सी आपका जो है उसके साथ 2 एजेस निकल रहे हैं, एक E2 और एक E5। E2 की तरफ सी की तरफ आ रहा है इसलिए -1, और E5 जो है सी से बाहर जा रहा है तो इस वजह से +1, बाकी सारे 0। ठीक है, इसी तरह डी पे आ जाए। डी से आपका एक लूप निकल रहा है। सबसे पहले डी पे कौन कौन से एजेस आ रहे हैं, सबसे पहले एक लूप निकल रहा है डी का डी के साथ। ठीक है, इसका नाम हमने रखा है E8। ठीक है, तो ये जब लूप होता है E8 है तो ये बाहर भी जा रहा है अंदर भी आ रहा है, तो ये हम इसको पॉजिटिव पार्ट में लेंगे। ठीक है, उसके बाद डी का ये एक हो गया। यहाँ से डी जो है वो E5 के साथ कनेक्टेड है, E5 इसकी तरफ आ रहा है डी की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा, E5 नेगेटिव हो गया। उसके बाद डी E7 के साथ कनेक्टेड है जो कि बाहर को जा रहा है। फिर डी E3 के साथ कनेक्टेड है, E3 के साथ कनेक्टेड है और बाहर को जा रहा है, ये भी 1 हो गया। फिर E4 इसकी तरफ आ रहा है, -1 हो गया। फिर इसी ये आपके डी में से 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक और आएगा, E3 E4 E7, E7 पे 1 आएगा। ठीक है, और अब आपका ये जो लूप है वैसे तो ये डबल एज देता है, लेकिन हम मैट्रिक्स में इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास बाकी सारे 0 हो गए। लास्ट पे ई रह गया। ई वर्टेक्स में से 2 निकल रहे हैं, एक E6 और E7, दोनों ई की तरफ आ रहे हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, E6 एंड E7, बाकी सारे 0। ठीक है, तो अब आपका जो मैट्रिक्स बना इसको हम M का नाम दे देते हैं। तो अब आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गया है, 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 1। ठीक है, ये आपका
एडजेसेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गया है। फिर ये किसके लिहाज से बन गया है? डायरेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, अब हम एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का देखते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होगा उसका किस तरह से बनेगा। उसके लिए हम एक यहाँ पे लूप कंसीडर सॉरी यहाँ पे हम एक कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स या वो ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, और वो हम लेते हैं कुछ इस शक्ल का। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें है ए बी, और पहले हम काफ़ी सारे ले लेते हैं, इसमें एजेस ले लेते हैं, और एक ऊपर ले लेते हैं, 4 एजेस ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 4 एजेस हैं, और सॉरी 4 वर्टिसेस हमने ले लिए, इनका नाम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एज बनाते हैं। ये बन गया इस तरह से। इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ना हम कुछ मल्टीपल लूप्स भी ले लेते हैं कि आपके पास 2 वर्टिसेस के दरमियान में काफ़ी सारे एजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इन एजेस का नाम रख लेते हैं E1 E2 E3। उसके बाद आपका अब आपने ये ग्राफ लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक लूप भी ले लिया C4 पे। इसके अंदर टोटल 7 एजेस हैं और 4 इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? एजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। नंबर ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ G, अगर इसका नाम G है तो कितने हैं? 7। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, जिसको हम ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा M, वो बनेगा AIJ की शक्ल का, और उसका ऑर्डर होगा, ये जो G का ऑर्डर होता है, ये वर्टिसेस होते हैं, ये आपको रोज देते हैं, और ये जो एजेस होते हैं ये आपको कॉलम्स देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये बनेगा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी 4/3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब हम इसका मैट्रिक्स उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह बनना है ये। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एजेस लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ए और E1 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास ए से E1 कनेक्टेड है 1, और अगर नहीं कनेक्टेड तो 0। ए से एक 1 कनेक्टेड है, ए से E2 कनेक्टेड है, ए से E3 कनेक्टेड है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह बी पे आ जाए, बी से आपका E1 E2 E3, E1 E2 E3 और E5 एंड E7। ठीक है, बाकी सारे 0। इसी तरह सी से आपका E4 E6 एंड E7। ठीक है, और डी से आपका E6 एंड E5। ठीक है, ये आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ से। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आपका मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 0 0 0 0 एंड 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 एंड 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। इसको हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स, और इसमें आपका ये जो इसका ऑर्डर क्या बना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 रोज हैं, तो 4/7 ऑर्डर का है ये। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह जैसे हमने एक ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है। हम इसी ग्राफ का एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेते हैं बाय यूजिंग डिग्रीज। ठीक है, तो वो क्या होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री। वो आपके पास क्या होता है, वो आपका
एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है और उसमें हम नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखते हैं कि किस एज में से कितने वर्टिसेस निकल रहे हैं, किस वर्टेक्स में से कितने एजेस निकल रहे हैं। जो हमने मल्टीपल ग्राफ के लिए पीछे देखा नहीं था उसको देख लेते हैं। अब यही वाला ग्राफ लें आप। अब हमने यही वाला ग्राफ को यहाँ पे बना लिया दोबारा से। तो इस ग्राफ में अब आपके पास टोटल एजेस कितने थे, 4, सॉरी वर्टिसेस कितने थे, 4। तो आप इन चारों वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करवा दें, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब मल्टीपल ग्राफ में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने पीछे 0 और 1 की फॉर्म में देखा था। तो यह मल्टीपल ग्राफ में बन जाएगा, ए से ए पे लूप है, नहीं है, 0। ए से बी पे, ए से बी पे 1 2 और 3 एजेस जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए से सी पे, ए से सी पे कोई एज नहीं जा रहा, 0, और फिर इसी तरह डी पे भी नहीं जा रहा। फिर बी का ए के साथ, बी से ए पे भी 3 आ रहे हैं। ठीक है, फिर बी से सी पे, बी से सी पे 1 जा रहा है, तो बी से बी पे कोई लूप नहीं है। यहाँ पे हमने ई पे एक लूप भी बनाया था, यहाँ पे 0। फिर बी से सी पे 1 जा रहा है और बी से डी पे भी 1 जा रहा है। उसके बाद आ जाए सी पे, तो सी का ए के साथ कोई एज नहीं है, सी का बी के साथ एक एज है, सी का सी के साथ अपने साथ लूप है, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अब ये जो लूप है इसको हम मल्टीपल ग्राफ्स में इसको हम 2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे हम लोग इसको एज अ रिप्रेजेंटेशन में 1 एंड 0 के साथ ले रहे थे, अब हम इसको मल्टीपल ग्राफ में ले रहे हैं। तो अब आप इसको 2 यहाँ से, क्योंकि 2 एजेस निकल रहे हैं तो नंबर ऑफ डिग्रीज के लिहाज से ये 2 इसमें से निकल रहे हैं, और सी का डी के लिहाज से 1। इसी तरह डी का ए के साथ कोई एज नहीं है, डी का बी के साथ एक एज है, डी का सी के साथ एक एज है, और डी का डी के साथ कोई एज नहीं है। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स बना 0 3 0 0 3 0 1 1 0 1 2 1 एंड 0 1 1 एंड 0। ये आपका मैट्रिक्स बन गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ठीक है, तो हम आपकी जो बुक है उसमें दोनों तरह के पढ़ेंगे। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज नंबर 2 है उसमें हम इन टर्म्स ऑफ डिग्री ही देखेंगे। ठीक है, डिग्री वाले एजेस देखेंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स दे देते हैं और वो कहते हैं कि इसका आप ग्राफ बनाएं। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करें। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 1 2 और 2 0 1 0 0 0 1 2 और 3 0 1 2। ठीक है, अब आपका ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें आपने कोई से 4 एजेस, 2 पहले तो देखे 2 बाई 2 का है, तो इसका मतलब है कि 4 कोई से एजेस यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करवाएं, 1 2 3 और ये 4। इसको नाम दे दें ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसको यहाँ पे भी ले लें ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ए का ए के साथ कोई लूप नहीं है, ए का बी के दरमियान एक एज है। ठीक है, फिर ए का सी के दरमियान में 1 आया हुआ है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब है ए और सी का भी एक एज बनेगा। ठीक है, उसके बाद ए का डी की तरफ को 2 एजेस है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए से लेके डी पे आपने एक एज ये बना दिया और एक आप मल्टीपल एजेस बना दें। ठीक है, उसके किसी भी डायरेक्शन में बनाए जा सकते हैं। फिर अब आ जाए बी का ए के साथ, सॉरी ये एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। ये हमने सिमेट्रिक बना दिया है। अब आप देखें बी का ए के साथ एक एज था, आपने बना दिया। बी का बी के साथ 2 एजेस हैं, इसका मतलब है बी पे लूप बनेगी। ठीक है, बी का सी के साथ एक एज है, तो बी और सी के दरमियान एक एज बना दें। बी का डी के साथ कितने एजेस हैं, 3 एजेस हैं, तो बी के डी के साथ 1 2 और ये 3, हमने 3 एजेस बना दिए। ये तीसरा हम बाहर से बना लेते हैं ताकि हमें बाकी एजेस बनाना आसान हो जाए। उसके बाद सी का ए के साथ एक एज है, हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। सी का बी के साथ एक एज है, हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। सी के साथ कोई लूप नहीं है। सी का डी के साथ 2 एजेस हैं, तो एक हमारा बना हुआ है, सॉरी सी के डी के साथ 2 एजेस हैं, 1 और ये 2। ठीक है,
उसके बाद डी में से आपके ए के साथ 2 एजेस हैं, हम बना चुके हैं, ठीक है। इसी तरह बी के साथ भी 3 एजेस हैं, तो 1 2 और 3 हमने बना लिए थे। डी के सी के साथ 2 एजेस हैं और डी के साथ कोई एज नहीं है, तो कोई लूप नहीं है। तो ये आपका ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ में से किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वहाँ से कैसे ग्राफ बनाना है, हम उसकी भी एक मिसाल ले लेते हैं। तो उसमें हम ले लेते हैं, अब क्योंकि इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो उसका सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं होता, तो उसको हम ऐसे ही लेते हैं, और उसमें लेकिन 1 और 0 ही पड़े होते हैं, और सिर्फ नेगेटिव अलामत होगी अगर, तो वो फिर डायग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये एक आपका ग्राफ है। पहले इसका ऑर्डर देखें, एक इसमें कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5। जो रोज होती हैं वो वर्टिसेस बनाती हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 और 5। हम इसमें से ये लास्ट कॉलम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा जो डिफरेंट हो जाए पिछले वाले से। तो हम ये 5/4 का ले लेते हैं। अब ये जो वर्टिसेस और कॉलम्स हैं, इसमें कॉलम में आपने जिसका नाम रखना है E1 E2 E3 एंड E4, और जो रोज़ हैं उसमें आप वर्टिसेस का नाम रखेंगे। यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 2 हमने ईज में भी दिए हुए, तो A B C D एंड E। तो अब आपने पहले E तक 5 वर्टिसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप नाम दे दें A B C D एंड E, ठीक है। अब आपने एज लेना है, E1 के साथ अटैच नहीं, ए सिर्फ, अब ए के सामने देखें कि E3 एज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए में से एक ही एज निकलना है और वो E3 होगा। तो वो किस साइड पे जाना है, ए के साथ वो किस साइड पे कनेक्ट होगा, वो अब हम देखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ चेंज किया है। इसमें हर जो कॉलम है ना, उसमें अगर एज निकल रहा है तो वो 2 दफ़ा आता है, ठीक है, नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है। अच्छा, अब हमने कहा था ए के सामने E3 है, E3 ए में से निकलना है, किस साइड पे निकलना है, आप E3 के नीचे देखें कि E3 और कहाँ पे है, E3 बी के सामने। इसका मतलब है कि E3 ए और बी के दरमियान बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, बी पे आ जाएं। बी पे आपके पास 1 2 और 3 एज निकल रहे हैं, ठीक है। एक पहला है E1 एज जो है बी का, वो डी के साथ हो रहा है क्योंकि डी में भी सेम आ रहा है, ठीक है। E1 एज आपने देखना है, ये बी के सामने था और ये कहाँ पे था, E1 बी में था और डी में था। इसका मतलब है बी और डी को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह E2 भी बी और डी के दरमियान है, ये भी आपस में ज्वाइन होंगे। E3 आपका हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहाँ से बनेगा इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाए सी पे आपका एक E4 निकल रहा है, E4 डी पे भी निकल रहा है, ठीक है। तो सी पे आपका E4 निकल रहा है और E4 जो है वो डी पे भी जा रहा है, तो हम यहाँ से सी से E4 ड्रॉ करेंगे। इसको हम यूँ ड्रॉ कर देते हैं और ये सी से E4 ड्रॉ हो गया, ठीक है। इनके नाम दे देते हैं, ये हमने E4 ड्रॉ किया है, और बी से जो हमने 2 निकाले थे डी की तरफ, एक E2 और एक E1। और अगर आप यहाँ पे देखें ई के साथ, ई के जो नंबर ऑफ एजेस हैं वहाँ से कोई भी एज नहीं निकल रहा, सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ई आपका एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो ये आपका ग्राफ जी बन गया है, ठीक है। तो अब आपने किसी मैट्रिक्स से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना हो, या फिर आपने ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स से बनाया, ये हमने नीचे वाला इंसिडेंस मैट्रिक्स से बनाया, ठीक है। हमारी बुक में जो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो डिग्री वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो जो ऊपर हमने बताया था उसमें हमारे पास वो मल्टीपल ग्राफ्स के लिए है। अगर ये वाला जो है वो मल्टीपल ग्राफ्स के लिए, यानी एक से ज़्यादा एजेस बन रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की निशानी ही होती है मोस्टली, या तो नाम दिया जाता है कि ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है या ये इंसिडेंस मैट्रिक्स है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये जैसे कि ये वाला 4/4 था। और इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसके बाद इस चैप्टर में
हमारा जस्ट 8 सर्कल प्रॉब्लम रह जाता है और 6 पीपल एट 8 सर्कल प्रॉब्लम एंड द 4 क्यूब प्रॉब्लम रह जाता है। ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमारा पेपर का 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब बाकी देखते हैं।